हेलो दोस्तों, डेली पीसीएस जीके में आप सभी का स्वागत है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न से आपसे पूछा गया था कि सुर्खियों में रहा सियोम पुल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी पर किया गया है। यह एक अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चरल पुल है, इसलिए विकल्प सी सही है। सियोम पुल की मदद से सेना को वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और इंकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। बता दें कि सियोम नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली लगभग 170 किलोमीटर लंबी नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी भी है। तो आज के सेशन का पहला सवाल, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को कहा जाता है। मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात या फिर नकद आरक्षित अनुपात। तो करेंसी या मुद्रा जमा अनुपात यानी करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR, यह लोगों द्वारा नकदी के रूप में धारित मुद्रा और बैंकों में मांग जमाओं के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात है, अर्थात करेंसी जमा अनुपात बराबर CU/DD। यह तरलता के लिए लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। यह खर्च के मौसमी पैटर्न पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए त्योहारी मौसम के दौरान CDR बढ़ जाता है क्योंकि लोग ऐसी अवधि के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए जमा राशि को नकद में बदल देते हैं। अतः विकल्प ए सही है। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। इस परिघटना को कहते हैं वाष्पीकरण, विसरण, विकिरण या फिर ऊर्ध्वपातन। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सामान्यतः जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह पहले द्रव अवस्था में, उसके बाद द्रव से वाष्प में बदलता है। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर या ताप मिलने पर वह ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, यानी ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया या परिघटना को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, आयोडीन आदि। इस हिसाब से विकल्प डी सही उत्तर है, यानी कि ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आती है। दूसरा स्टेटमेंट, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। इसमें से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका उत्तर देखें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। इसे वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। गौरतलब है कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है, इसलिए कथन एक सही है। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है, इसलिए कथन दो सही है। इस हिसाब से विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय वियना में है, यानी ऑस्ट्रिया के शहर वियना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। प्रश्न में दी गई समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसके बारे में जानें तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में पहली बार इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसके सदस्यों का चयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस हिसाब से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती? गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला, नॉर्वेजियन या फिर फ्लोरिडा। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं देखें। भूमध्य रेखा के निकट अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर की जलधाराओं को उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण की जलधाराओं को दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कहते हैं।
उत्तरी एवं दक्षिणी जलधाराओं का विभाजन 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से होता है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं देखें, इसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कैनारी प्रवाह, लेब्राडोर धारा, नॉर्वे धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, इर्मिंगर धारा और रेनेल धारा शामिल है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ब्राजील धारा, फॉकलैंड धारा, बेंगुएला धारा, अंटार्कटिक प्रवाह, विपरीत भूमध्य रेखीय धारा शामिल है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ मैप में आपको ये दिख जाएगा। अगला प्रश्न, सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न आदि किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसके बारे में जानें। इस प्रकार की वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। साथ ही औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। भारत में इस प्रकार के वनों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। यहाँ पेड़ों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबनूस, बांस तथा ताड़ प्रमुख और बहुतायत में मिलते हैं। इस हिसाब से विकल्प ए सही है। इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं और इनका वाणिज्यिक महत्व ज़्यादा नहीं है। अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। मिशन का उद्देश्य 2030 तक लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। साथ ही इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना है। हाइड्रोजन की बात करें, यह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के लिए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, इसलिए पहला कथन सही है। इसका प्रकार जैसे ब्राउन, ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर या पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल यानी H2O को हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन यानी O2 में विभाजित किया जाता है। इससे जल और जलवाष्प उप उत्पाद के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपद्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह में शामिल नहीं है? अमिनी द्वीपी द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह या फिर कमोर्टा द्वीप समूह? लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी है कवरत्ती। यह लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। इसके अंतर्गत कुल 3 उपद्वीप समूह शामिल हैं: अमिनी द्वीपी द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। इसके हिसाब से विकल्प डी सही उत्तर है। अमीन द्वीप समूह सबसे उत्तर में है जबकि मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे दक्षिण में है। यहाँ के सभी छोटे द्वीप प्रवाल मूलक यानी एटॉल हैं और ये चारों तरफ से फ्रिजिंग रीफ से घिरे हुए हैं। पिट्टी द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है जो एक निर्जन द्वीप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा फ्रांस से नहीं लगती है? नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम या फिर जर्मनी? हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में 36वीं रणनीतिक वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों सहित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। फ्रांस के बारे में बात करें, यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश है। इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से, दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और एंडोरा से, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से, उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल से। इस हिसाब से विकल्प ए सही है। फ्रांस को इंग्लिश चैनल इंग्लैंड से, पेरेनीज पर्वत स्पेन से, आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से और वास्जेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है।
मोनाको इसके दक्षिणी तट पर एक स्वतंत्र परिक्षेत्र है, जबकि भूमध्य सागर में कोर्सिका द्वीप को फ्रांस का अभिन्न अंग माना जाता है। फ्रांस जलवायु और भौतिक लक्षणों के आधार पर विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए फ्रांस को छोटा यूरोप भी कहते हैं। तो अगला और अंतिम प्रश्न, सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक दिन 415 मौतों और कई घायलों के साथ भारतीय सड़क दुर्घटना परिदृश्य कोविड-19 की तुलना में अधिक गंभीर है। वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं की वजह से 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और यह प्रवृत्ति कई वर्षों से रही है। विश्व बैंक के वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत सड़क दुर्घटनाओं के लिए शीर्ष 20 यानी टॉप 20 देशों में पहले स्थान पर है। अब देखें सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा यानी 2015 की। ब्राजील सरकार ने राजधानी ब्राजीलिया में 2015 में दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया था। इसका सह प्रायोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। इस सम्मेलन में लगभग 2200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन के अंत में ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा को अपनाते हुए सभी ने अपने देशों में 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या को आधा करने का संकल्प लिया। बता दें कि भारत इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अब एक अभ्यास प्रश्न, जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की थीम है वाटर विजन @2046, वाटर विजन @2048, वाटर विजन @2045 या फिर वाटर विजन @2047। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में इस अभ्यास प्रश्न के सही जवाब और कुछ नए सवालों के साथ। शुक्रिया।